हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है ऑल एग्ज़ाम पेपर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है कल यानी 11 मई को, उसके लिए ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो है तैयार किया गया है, जिसको आप जो है पढ़ के अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसको आपको पूरा देखना है ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए, सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिल जाए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। पेपर कोड की बात करें तो 300 का पेपर कोड है। सबसे पहले सामान्य आदेश को पढ़ लेना है, उसके बाद में क्वेश्चन की ओर आते हैं। पेपर 18 मार्क्स का होने वाला है, 3 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करें, सेक्शन ए देखने को मिलेगा, उसमें क्वेश्चन आ जाता है जीवाणु जनित रोग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तपेदिक, छोटी माता, मलेरिया, खसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, टर्नर सिंड्रोम में पाई जाने वाली गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 44 + XO। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर संतुलन में समन्वय करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा टीका खसरा व रूबेला रोग से बचाव करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, MMR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इंसुलिन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कृषि आधारित ईंधन का विकल्प है। जो कृषि आधारित ईंधन होता है वो बायोडीजल का विकल्प होता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, बिना जो आपके जो है बिना टाइम वेस्ट के आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर कंप्लीट होता है। 7 नंबर, यदि कवक में पर्णहरित की उपस्थिति होती है तो पोषण विधि के आधार पर वह होती है। तो ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी। 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यह द्विबीजपत्री पादप की जड़ों से परिरंभ को हटा दिया जाए तो कौन सा कार्य नहीं होगा। तृतीयक वृद्धि नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। अब सेक्शन बी देखने को मिलता है, खंड ब देखने को मिलता है। कॉलम ए और कॉलम 2 को आपको मिलान करना है। ए दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण, इसको मिला देना है राइबोसोम से, पहले से मिला देना है। बी दिया गया है आंतरकोशिका पाचन, इसको मिला देना है लाइसोसोम, लास्ट वाला 4 नंबर से मिला देना है बी को। सी दिया गया है कोशिका विभाजन में तुर्क निर्माण, इसको मिला देना है सेकेंड वाले से माइटोकॉन्ड्रिया। डी वाला दिया गया है कोशिका शोषण द्वारा ऊर्जा उत्पादन, इसको मिला देना है 3 नंबर से सेंट्रियोल। तो ये कॉलम ए और कॉलम 2 के आंसर हो जाएंगे। आगे हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है, मानव शरीर के 2 अवशेषीय अंगों को सोदाहरण सहित समझाना आपको। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको लिख लेना है, अवशेषीय अंग है वो मानव शरीर के वे अंग होते हैं जो
अब कार्य विहीन है, लेकिन पूर्वजों में कार्यात्मक थे, जो है अवशेषीय अंग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो अपेंडिक्स, और सेकंड हो जाए अक्कल दाढ़। ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, लिख लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव में मादा जनन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखने हैं आपको। मादा जनन तंत्र के 4 भागों के नाम लिखने हैं, तो इसमें उत्तर लिखना है 11 नंबर में। पहला लिखना है अंडाशय, भाग में पहला भाग लिखना है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, तीसरा गर्भाशय और चौथा योनि। ये 4 जो है मादा जनन तंत्र के भाग लिख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर आपको लिखना है। अब 12 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा में लिखना है जब शरीर खुद है वो एंटीबॉडी बनाता है और जो है इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। ये 2 लिखने हैं। निष्क्रिय की बात करें तो जब बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है और इसका प्रभाव कम समय के लिए होता है। तो ये हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए आप कौन से 2 खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह देंगे। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसको जो पूरा करने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाने के लिए आपको पहला लिखना है गाजर, दूसरा लिखना है पपीता या हरी पत्तियों वाली सब्जी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ये 2 आपको लिख लेने, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए इस खाद्य पदार्थों को आप खा सकते हैं। आगे 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में नाम आपको लिखने हैं। कह दिया गया डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। 14 नंबर में डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज कहलाता है। दूसरा जो दिया गया था किण्वन द्वारा बनाने वाला पहला विटामिन, ये हो जाएगा विटामिन B12 या विटामिन सी रबोफ्लेविन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 14 नंबर में 2 थे, कंप्लीट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सजीव संसार में संगठन के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। सजीव संसार में संगठन के विभिन्न स्तरों की बात करें तो सजीव संसार में संगठन के जो स्तर होते हैं, पहला कोशिका, दूसरा आपको उत्तक लिखना है, तीसरा अंग, चौथा अंग तंत्र और 5वां जीव ऑर्गेनाइज्म। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर कंप्लीट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाए, पर्यावरण की सफाई के संदर्भ में जैव उपचार हैं वो क्या क्या हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पर्यावरण से प्रदूषकों और हानिकारक पदार्थों को हटाने या उन्हें कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया या कवक का उपयोग करने की प्रक्रिया को हम जैव उपचार कहते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा गया है 17 नंबर, बीटी फसलों को उगाने के संदर्भ में कीट वैज्ञानिक क्यों चिंतित हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कीट वैज्ञानिक मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से चिंतित हैं। पहला कारण आपको लिख लेना है प्रतिरोधक क्षमता। इसमें लिखना है मुख्य चिंता यह है कि लक्षित कीटों में समय के साथ बीटी विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है, जिससे यह फसलें अप्रभावी हो जाएंगी। और दूसरा आपको लिखना है गैर लक्षित जीवों पर प्रभाव। इसमें लिखना है आपको ऐसी चिंताएं कि जो बीटी फसलों उन कीटों को नुकसान पहुंचा सकती है जो फसलों के लिए हानिकारक नहीं है, जैसे मधुमक्खियां या तितलियां। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सुतिपोषण न्यूट्रोफिकेशन से क्या आप क्या समझते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि
सुपोषण के बारे में बता रहा है। इसमें आपको उत्तर में लिखना है, सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जल निकाय जैसे झील या तालाब में पोषक तत्वों विशेषकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके कारण जो है सुपोषण होता है। और इसमें लगा लेना है आपको, एक लिखना है आपको, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है जिसे हम एल्गी ब्लूम कहते हैं। और इसमें लिखना है, इससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे जलीय जीवों को मृत्यु होने लगती है, जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, यदि एक हीमोफीलिया रोगी पुरुष का विवाह एक हीमोफीलिया रोगी रोगवाहक स्त्री के साथ होता है तो इनकी संतति में रोग होने की क्या संभावनाएं होगी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि यदि एक हीमोफिलिक पुरुष एक्स वाई का विवाह एक वह स्त्री जैसे एक्स एच से होता है तो उसकी संतान निम्नलिखित की संभावना होगी। 50% पुत्र, इसमें लिख रहा है होमोफिलिक एक्स एच वाई होंगे, और 50% पुत्र सामान्य एक्स एच वाई होंगे। 50% पुत्र या हीमोफिलिक एक्स एच एस एक्स होगी, और जो है 50% पुत्री वाहक एक्स एच होगी। तो ये हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 19 नंबर कंप्लीट होता है। 20 नंबर पूछा गया है, उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्वरित परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो उत्परिवर्तन की बात करें तो इसमें लिखना है, किसी भी जीवी के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अनुक्रम से होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, यदि जीवों की नई भिन्नताएं पैदा करता है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, अतः श्वसन व निःश्वसन में कोई दो अंतर लिखने आपको तथा मानव में श्वसन की क्रिया विधियों का नामांकित चित्र आपको भी बनाना है। तो चित्र आपको बना लेना है और समझा मैं दूंगा। तो इसमें बात करें 21 नंबर के, अंतः श्वसन और निःश्वसन में अंतर आपको बताना है। किस प्रकार से बताना है, पहले लक्षण प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखना है आपको, अंतः श्वसन में लिखना है वायु को फेफड़ा के अंदर लेना। डायाफ्रामा की बात करें, डायाफ्रामा सुच्युत होकर चपटा हो जाता है। और निःश्वसन की बात करें तो वायु को फेफड़ों से बाहर निकालना, और डायाफ्राम शिथिल होकर पुनः गुंबद के आकार का हो जाता है। तो ये हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। और इसमें आप चिन्हनामा के चित्र आप खुद बना लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया निम्नलिखित के कार्य लिखने हैं। पहला आ जाता है प्रोलैक्टिन और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन, इन दोनों के कार्य लिखने हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें, पहले प्रोलैक्टिन का आपको कार्य बताने हैं। तो इसमें लिखना है, यह मुख्य रूप से प्रसव के बाद महिलाओं में दुर्गंध ग्रंथियों के विकास और दुर्गंध उत्पादन को प्रेरित करता है। दूसरा ऑक्सीटोसिन, इसमें लिखना है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। यह प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन में मदद करता है और स्तनपान के समय दूध के स्राव में सहायक होता है। तो ये हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यकृत शोध रोग को निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको समझाना है। पहला दिया गया है रोगजनक, दूसरा दिया गया है संचारण की विधि, तीसरा दिया है कोई दो लक्षण, और चौथा आपको रोकथाम व उपचार लिखने हैं। तो यकृत की बात करें 23 नंबर क्वेश्चन में, यकृत की बात करें तो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस है वो यकृत की सूजन है। रोगजनक पॉइंट लगा लेना, इसमें लिखना है, यह मुख्य रूप से हेपेटाइटिस वायरस टाइप ए बी सी डी और ई के कारण होता है। संचरण का तरीके की बात करें तो इसमें लिखना है हेपेटाइटिस ए और ई
आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के माध्यम से फैलता है, मलमौखिक मार्ग होता है। और आगे आपको लेना है हेपेटाइटिस बी सी डी की बात करें तो संक्रमित रक्त, वीर्य और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से संपर्क से मिलता है। और दो लक्षण की बात करें तो पीलिया हो जाएगा, जैसे त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, और थकान और पेट दर्द हो जाएगा, ये लक्षण हो जाएंगे। रोकथाम आपको लिखने हैं, रोकथाम और उपचार लिखने हैं। रोकथाम में आपको लिखना है टीकाकरण B1 के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना और रोगाणु रहित सुइयों का उपयोग करना, ये रोकथाम हो जाएगा। इलाज की बात करें मतलब उपचार की बात करें तो हो जाएगा तीव्र मामलों में आराम और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, दीर्घकालिक मामलों में एंटीवायरल दवाएं, ये हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है 4 चीज़ें पूछी थी, तो चारों चीज़ें आपको लिख लेनी है। 23 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भूमिगत तने के कोई 4 रूपांतरणों को उदाहरण सहित समझाना है। 24 नंबर भूमिगत तने में संशोधन की बात करें तो ये पॉइंट लगा लेना है। इसमें लिखना है भूमिगत तने भोजन भंडारण और 12मासी जीवन के लिए रूपांतरित होते हैं। ये इनमें है वो 4 प्रकार शामिल हैं। पहला हो जाएगा कंद, इसमें लिखना है भूमिगत शाखाओं के फूले हुए सिरे जिनमें स्टार्च संग्रहित होता है, उदाहरण के तौर पर आलू। 2 नंबर दिया प्रकंद, इसमें मांसल क्षितिज तने जो मिट्टी की सतह के नीचे उगते हैं, उदाहरण से अदरक या हल्दी। और तीसरा हो जाए कंद, इसमें लिखना है अत्यधिक छोटा तना जो मांसल सल्कीय पत्तियों से घिरा होता है, और जो है उदाहरण के तौर पर प्याज या लहसुन हो जाएगा। चौथा हो जाएगा कंद, इसमें लिखना लंबवत बढ़ाने वाला मोटा गुरेदार भूमिगत तना, इसमें लिखना है उदाहरण अरबी या जमीगंध, ये लिखना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता जाए। अब हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पौधे की प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा कम हो जाए, पत्तियां पुरानी पड़ जाए, और जो है तीसरा पत्तियों को सिर्फ हरा प्रकाश देने पर, चौथा वातावरण का तापमान प्रतिकूल होने पर। तो 4 आपको इसमें बताने हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में 4 उत्तर बताने। प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव की बात करें तो है निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कम हो जाएगी। पहला आपको क्लोरोफिल मात्रा कम हो जाती है, इसमें लिखना है प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, इसमें लिखा है जैसे जैसे पत्तियों की उम्र बढ़ती है वृद्धावस्था उनको क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, और है चयापचय प्रक्रियाएं कम कुशल हो जाती है, इसलिए दर है वो कम हो जाएगी। तीसरा केवल हरी रोशनी उपलब्ध कराना, इसमें लिखना है इससे वृद्धि दर में काफ़ी कमी आएगी। पौधे हरी रोशनी को परावर्तित करते हैं और मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए नीली और लाल रोशनी को अवशोषित करते हैं। चौथा प्रतिकूल तापमान, इसमें लिखा दर कम हो जाएगी क्योंकि प्रकाश संश्लेषक एंजाइम जैसे रूबिस को केवल एक विशिष्ट तापमान सीमा के भीतर सर्वोत्तम रूप से कार्य करते हैं, और अत्यधिक गर्मी या ठंड इन एंजाइम को विघटित या निष्क्रिय कर देती है। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। इसमें 4 थे, कंप्लीट हो गया है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक द्विवर्षीय पौधे को एक मौसम पुष्पन कराने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। बीजांड की आंतरिक संरचना का नामिकी चित्र बनाना है, इसमें नामिकी चित्र आपको खुद को बना लेना है और समझा मैं दूंगा। इसमें 26 नंबर क्वेश्चन में लिखना है पहला एक वर्षीय पौधे को एक मौसम में पुष्पन कराने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे। इसकी बात करें तो द्विवर्षीय पौधों में एक ही मौसम में फूल लाने वसंतीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें पौधा या बीजों को कम तापमान ठंड के उपचार से गुजारा जाता है जिससे उनकी प्रजनन प्रक्रिया तेज हो जाती है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें बीजांड की आंतरिक संरचना नामक की चित्र की बात करें तो इसमें समझाना है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला फ्यूनिकल, इसमें लिखना है बीजांड का डंठल।
दूसरा हाइलम, इसमें लिखना है वह स्थान जहाँ बीजांड फ्यूनिकल से जुड़ता है। तीसरा हो जाएगा अध्यावरण, इसमें लिखना है बीजांड की बाहरी सूचनात्मक परतें और बीजांड द्वार, इसमें लिखना है वह छोटा छिद्र जहाँ से पराग नली का प्रवेश करती है। आगे पूर्ण कोश, इसमें लिखना है वह स्थान जहाँ मादा युग्म अंडा स्थित होता है। और निभाग, इसमें लिखना है बीजांड का आधारभूत भाग ये निभाग होता है। तो ये कंप्लीट आपका हो जाता है 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 27 में पहला पूछा गया उपसंग वर्टिब्रेटा के 2 लक्षण आपको लिखने हैं। इसमें दूसरा पूछा गया है वर्ग एम्फीबिया के 2 लक्षण को समझाइए या 2 उदाहरण दीजिए और किन्हीं 2 एम्फीबियन का नामांकी चित्र बताएं। तीनों के आपको आंसर की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। पहला उपसंग, इसमें 2 है, दो का उत्तर देना है आपको। पहला लिखना उपसंग वर्टिब्रेटा के 2 मुख्य लक्षण। इस पहला लक्षण लिखना है इनमें नोटोकार्ड केवल भ्रूणी अवस्था में होता है जो बाद में कशेरुक दंड वेरिटेबल कॉलम या रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। दूसरा आपको लिखना है इनमें एक स्पष्ट सिर और एक जटिल केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क को पाया जाता है। इसमें दूसरा दिया गया था कि वर्ग एम्फीबिया के 2 लक्षण और उदाहरण है। इसमें लक्षण की बात करें तो 2 लक्षण है। पहला लिखना है आपको ये जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। दूसरा लक्षण लिखना है इसकी त्वचा नम और ग्रंथि युक्त होती है जिनमें सलक नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मेंढक, सेलामेंडर, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे 2 नंबर में। तीसरा इसमें दिया गया था कि किन्हीं 2 एम्फीबियन के नामांकी चित्र बनाने। तो आपको चित्र जो है मेंढक का और टोड का चित्र आप बना सकते हैं। मेंढक तो आपने देखा होगा और उसका चित्र बना दीजिएगा। मेंढक के चित्र में सिर, धड़ी, नम त्वचा और जालदार पैरों को आपको दर्शाना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 28 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है 28 नंबर क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन को की बात करते हैं। पहला दिया गया मानव उत्सर्जन तंत्र के 4 भागों के नाम लिखिए। दूसरा दिया गया है वक्कर में परानिषेध ईंधन को समझाइए। और तीसरा दिया गया मानव उत्सर्जन का नामांकी चित्र बनाइए। तो दोनों अथवा में भी दिया गया, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको 3-3 आंसर देख लेने हैं। तो हम ऊपर वाले जो मानव उत्सर्जन तो मानव उत्सर्जन के आपको 4 अंगों के नाम लिखने हैं। मतलब जो मानव के बारे में, मानव का जो शरीर होता है उसमें उत्सर्जन जो तंत्र होते हैं उसके नाम लिखने दें आपको। और वक्र में प्राणिषेधन के को समझाने देना आपको। ये तीनों आपको कर लेने हैं। 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है खाद्य श्रृंखला क्या है। घास मैदान की खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों को चित्र की सहायता से आपको समझाना है। इसमें अथवा में भी दिया गया जनसंख्या घनत्व। तो हम ऊपर वाला करते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो खाद्य श्रृंखला की परिभाषा आपको लिखनी नहीं है। इसमें लिखना है एक जो है पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का वह क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। और इसमें आपके लिखना है घास के मैदान को पोषण स्तर। इसमें लिखना उत्पादक घास सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा बनाती है। और प्राथमिक उपभोक्ता इसमें लिखा है टिड्डा, यह घास खाता है। द्वितीयक में उपभोक्ता में लिखा है मेंढक टिड्डे को खाता है। और तृतीयक उपभोक्ता में लिखना है सांप या बांझ। ये आपको लिख देने। तो ये आपको चित्र बना देना है। खाद्य श्रृंखला वाले में चित्र भी बना देना है। और इसके अथवा में भी जो जनसंख्या घनत्व दिया गया है उसको भी आप जो लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है तो आप जो है देख सकते हैं। अब हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। इसमें आप जो है लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक ठाक आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान में रख लेना है।
30 नंबर क्वेश्चन टीकाकरण और किण्वन के बारे में दिया गया है। तो बात करें टीकाकरण की परिभाषा लिखते हैं, जिसमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पैदा करने के लिए एंटीजन या वैक्सीन का उपयोग किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टीकाकरण। और जो प्रथम पीढ़ी के टीके हैं, ये जीवित, कमजोर या मृत रोगाणुओं से बनते हैं, जैसे चेचक का टीका। दूसरा, द्वितीय पीढ़ी के टीके में ये जेनेटिक इंजीनियर तकनीकी से सूक्ष्म जीवों के विशिष्ट प्रोटीन या एंटीजन से बनाए जाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी। किण्वन की बात करें तो परिभाषा आपको लिखनी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना ही किण्वन की परिभाषा हो जाएगी। बायोगैस का निर्माण की बात करें तो यह प्रक्रिया है वो अवायवीय श्वसन द्वारा होती है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी गैसें निकलती हैं। तो ये एक जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। इसमें मैंने 2-3 पेपर ऐड कर दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। 2-3 पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। अब दूसरे पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसमें भी सेक्शन ए देखने को मिलेगा आपको। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कृमि जनित रोग है, तो ये हो जाएगा फिलपांव कृमि जनित रोग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, ये हो जाए अवशेषी अंग नहीं है पूछा गया है, इसमें हो जाए बी राइट आंसर हो जाएगा, टेरोडक्टाइल ये आंसर हो जाएगा बी। 3 नंबर, कुंभी रूपी मूसला जड़ का रूपांतरण है, ये हो जाएगा सलगम, सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बीजों तथा मुकुलों की प्रसुप्तावस्था समाप्त करने के लिए पादप हार्मोन का नाम आपको लिख लें, जबरेलिन, ये लिख देना आपको। आगे पूछा गया है, कौन सा प्रोटीन है वो अरक्तता एनीमिया में उपयोग किया जाता है, ये हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा, एस प्रावस्था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गुणसूत्री विभगन का वह प्रकार जिसमें क्रोमोसोम का एक खंड टूटकर निकल जाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रूपेन, ये राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको बिना टाइम वेस्ट के आंसर बता रहा हूँ, तो आपको देख लेना एक बार। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि जाइलम बंडलों की संख्या 4 हो तब कितनी पार्श्वीय जड़ें विकसित होगी, तो ये 4 जड़ें विकसित होगी, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसका। अब कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है इसमें भी। तो पहला बहुस्तर कला, इसको मिला देना है त्वचा से, 3 नंबर से मिला देना है पहले को। दूसरा बी दिया गया आधारी झिल्ली, इसको मिला देना है एपिथेलियमी उत्तक से। सी दिया गया लार ग्रंथि, इसको मिला देना है घनाकार एपिथेलियम से मिला देना है। और जो है सिलियमी एपिथेलियन की बात करें तो इसको मिला देना है श्वास नली का स्तर। इस तरीके से आप जो है कॉलम ए कॉलम 2 को मिला सकते हैं। पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर कंप्लीट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सजीव तंत्रों में सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्भ्रमण क्रिया विधि में अंतर आपको लिख लेना है। तो नकारात्मक पुनर्भ्रमण की बात करें तो इसमें लिखना है, यह शरीर में होने वाले बदलाव को रोकता है और सिस्टम को वापस सामान्य स्थिति में लाता है। उदाहरण के सहित पर शरीर का तापमान नियंत्रित करना या ब्लड शुगर लेवल का नियमन, या जो है उदाहरण हो जाए। अब सकारात्मक की पुनर्भ्रमण की बात करें तो इसमें लिखना है, किसी प्रक्रिया का या बदलाव को अधिक तेजी से बढ़ावा देता है जब तक कि पूरा कार्य न हो जाए। उदाहरण के तौर पर बात करें तो प्रसव के दौरान संकुचन को बढ़ाना, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डाउन सिंड्रोम एवं क्लाइन-पेंटर सिंड्रोम में कोई 2 लक्षण आपको लिखने हैं। तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइन-पेंटर सिंड्रोम के लक्षण की बात करें तो
पहले हम देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम के लक्षण। पहला आपको लिख लेना है चेहरा गोल और माथा चौड़ा होना, ये सिंड्रोम का लक्षण है डाउन सिंड्रोम के। शारीरिक और मानसिक विकास का धीमा होना, ये भी डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो पहला लिखना है लक्षण पुरुषों में स्तन का विकास और अल्प विकसित जननांग और बांझपन, ये हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण। तो 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश की एक पारूपिक वनस्पति तथा जंतु का नाम लिखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर की बात करें तो आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति की जंतु की बात करें तो पहला वनस्पति, इसमें लिखना है मोस और लाइकेन। और जंतु की बात करें तो भालू और आर्कटिक लोमड़ी, ये हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 13 नंबर क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानव में पाए जाने वाले 2 एकल जीन विकारों का नाम लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानव में एकल जीन विकार, इसमें पहला लिखना है स्किल सेल एनीमिया, दूसरा सिस्टिक फाइब्रोसिस या हीमोफीलिया। तो ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 2 लिख लेने। अब हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली वो क्यों कहा जाता है, ये हर बार एग्जाम में आता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो 14 नंबर के उत्तर की बात करें तो लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा खत्म कर देते हैं और इन्हें आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हो जाता है 14 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित फलों के खाने योग्य भाग का नाम लिखना है आपको। तो इसमें दिया गया आम, संतरा, सेब, केला। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आम में खाने योग्य भाग होते हैं मध्य फल भित्ति, संतरा में रसीले रोम, सेब में मांसल पुष्पासन और केले में अंत अरब भित्ति और मध्य फल भित्ति। ये आपको खाने योग्य भाग लिखने हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया जैव भार एवं संख्या पिरामिड को आपको समझाना है। 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 16 नंबर जैव भार और संख्या पिरामिड को समझाना है। जैव भार की बात करें तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित क्षेत्र में जीवित जीवों के कुल ताजे या शुष्क वजन को जैव भार कहते हैं। संख्या पिरामिड की बात करें तो इसमें लिखना है संख्या पिरामिड, यह एक ग्राफिकल निरूपण है जो प्रत्येक पोषण स्तर ट्रोफिक लेवल पर मौजूद व्यक्तिगत जीवों की संख्या को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सक्रियत एवं निष्क्रियत उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिख लेना आपको। तो 17 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो सक्रिय और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर आपको बताना है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा की में लिखना आपको जब शरीर खुद एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे संक्रमण के बाद या टीकाकरण से पहले, तो यह लंबे समय तक रहती है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो इसमें जब बाहर से तैयार एंटीबॉडी सीधे शरीर में डाले जाते हैं, जैसे माँ या दूध से, और यह कम समय के लिए होती है। तो ये हो जाएगा सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कृषि के क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपाय आपको लिखने हैं। तो कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी को 2 उपाय की बात करें तो पहला उपाय लिखना है आपको 18 नंबर में कीट प्रतिरोधी फसलें। इसमें लिखना है जैसे बीटी, कपास विकसित करना जिससे कीटनाशक की जरूरत कम हो। दूसरा बेहतर पोषण मूल्य, इसमें लिखना है
फसलों की पोषक गुणवत्ता बढ़ाना, जैसे गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर। ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना है। अब 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पौधा घर गैसों के उत्पादन को कम करके वैश्विक तापमान को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो वैश्विक तापमान को कम करने के उपाय की बात करें तो पहला उपाय लिखना है आपको 19 नंबर में, जीवाश्म ईंधन कोयला तेल के उपयोग को कम करना। और दूसरा आपको लिखना है पेड़ लगाना, वनीकरण और ऊर्जा नवीकरण स्रोतों सौर पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। ये 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्विबीजपत्री पत्ती को रंध्र उपकरण संरचना को निम्नलिखित चित्र को के द्वारा आपको समझाना है। तो 20 नंबर का उत्तर लिख लेना है। रंध्र उपकरण में आपको एक चित्र बना देना है। इसमें लिखना है आपको एक सेम के बीज के आकार की 2 रक्षक कोशिकाएं बनानी है, जिससे जो है जिनके बीच में कोई एक छिद्र हो। तो ये रंध्र का उपकरण का आपको चित्र बना देना है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिर एवं लसिका में कोई 2 अंतर लिखना। आपको रुधिर और हृदय संबंधी 2 विकारों को आपको समझाना है। तो रुधिर की बात करें तो 21 नंबर में ब्लड रुधिर और लसिका में अंतर की बात करें तो अंतर लिखना आपको, रुधिर लाल रंग का होता है और RBS है, जबकि लसिका रंग विहीन होती है। इसमें RBS नहीं होते हैं। और विकार की बात करें तो एनीमिया खून की कमी और उच्च रक्तचाप। ये हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न जनन अंगों के कार्य आपको लिखने, अधिवृक्षण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडवाहिनी और गर्भग्रीवा। तो 22 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो 4 पूछा गया है इसमें। तो अधिवृक्षण को देख लेते हैं। इसमें लिखना है शुक्राणुओं का उत्पादन करना, अधिवृक्षण का कार्य होता है। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करें, इसमें लिखना है वीर्य का एक हिस्सा बनाना जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। तीसरा अंडवाहिनियां, इसमें लिखना है अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन के लिए स्थान प्रदान करना। और चौथा आपको लिखना है गर्भग्रीवा, इसमें लिखना गर्भाशय के निचले हिस्से के रूप में कार्य करना और जन्म के दौरान फैलना। ये हो जाएगा चारों के आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्न को आपको समझाना है। पहला दिया गया मानव केंद्रक प्रारूप, दूसरा दिया गया मानव जीनोम। तो पहले का उत्तर देख लेते हैं। मानव केंद्रक प्रारूप की बात करें तो यह एक व्यक्ति की कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्र क्रोमोसोम का पूरा सेट होता है। और एक सामान्य मानव केंद्रक प्रारूप में 23 जोड़े और कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े ऑटोसोम, 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र XXXY का होता है। इसका उपयोग आनुवंशिक असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसमें दूसरा दिया गया है मानव जीनोम। इसमें लिखना मानव जीनोम होमो सेपियंस के लिए न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम का पूरा सेट है, जो सेल न्यूक्लियस के अंदर भीतर 23 गुणसूत्र जोड़ों में DNA के रूप में व्यवस्थित होता है। और इनमें जीन और गैर कोडिंग अनुक्रम दोनों जो है शामिल होते हैं। तो ये दोनों के उत्तर हो जाएंगे। तेईस नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 24 नंबर दिया गया है, पर्णों के कोई 4 रूपांतरों के उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्तों के कोई 4 रूपांतरण को आपको उदाहरण से ही समझाना है। पहला आपको उदाहरण लिखना है पर्ण प्रतान। इसमें लिखना है कमजोर तने वाले पौधे में पत्तियां धागे जैसी संरचना में बदल जाती हैं, जो सहारा देने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर मटर। दूसरा पर्णशूल, इसमें लिखना है रेगिस्तानों पौधों में पानी की कमी रोकने और सुरक्षा के लिए पत्तियों कांटों में बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर नागफनी। तीसरा भोजन संचय, इसमें लिखना है कुछ पौधों में पत्तियां मोटी और मांसल होकर भोजन को संचय करती है। उदाहरण के तौर पर प्याज और लहसुन। चौथा घट प्राणी, इसमें लिखना है कीटवासी पौधों में पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं ताकि वे कीड़ों को पकड़ सके।
उदाहरण के तौर पर पिक्चर प्लांट। तो ये आपका 4 पॉइंट आपको लिख देना है, चारों रूपांतरण आपको लिख देना है। 24 नंबर क्वेश्चन का उदाहरण सहित उत्तर कंप्लीट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना है। वाष्पोत्सर्जन के कोई प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को आपको समझाना है। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषाओं की बात करें, 25 नंबर के उत्तर की बात करें, इसमें परिभाषा लिखनी है। ये हो जाएगी, पौधों को वायवीय भागों मुख्य पत्तियों को रंध्रों द्वारा पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना है की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्रभावित करने वाले 3 कारक की बात करते हैं, प्रकाश, तापमान, वायु की गति। प्रकाश में लिखना है आपको, प्रकाश रंध्रों को खोलने में मदद करता है जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। और तापमान की बात करें तो तापमान बढ़ने से पानी का वाष्पीकरण तेज होता है जिससे दर बढ़ती है। और वायु की गति, इसमें लिखना है, तेज हवा चलने से पत्तियों की सतह से नमी हट जाती है जिसके वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो जाएंगे 3 प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परागण का महत्व आपको समझाना है। और सेकंड, कीट परागित फूलों के 2 लक्षण आपको लिखने हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन, परागण की बात करें तो परागण का महत्व है, इसमें लिखना है, यह निषेचन के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बीज फल का निर्माण होता है। पर परागण की बात से पौधों में नई विभिन्नता को सुधार आता है। इसमें सेकंड दिया गया है, कीट परागित फूलों के 2 लक्षण। इसमें आपको लिखना है, पहला लिखना है, फूल बड़े रंगीन और आकर्षण होते हैं ताकि कीटों को अपनी ओर खींच लेते हैं। और इन फूलों में मकरंद और सुगंध होती है। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो 27 नंबर में 2 दिए गए थे, ये कंप्लीट होते हैं। 26 नंबर में 2 दिए गए थे, कंप्लीट होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें 3 दिए गए हैं। पहला दिया गया, वायरस की संरचना को आपको समझाना है। दूसरा दिया गया, पादप व मानव में पाए जाने वाले वायरस के रोग व संक्रमण विधि लिखनी है आपको। और वायरस की संरचना नामक की चित्र बनाना है। अथवा में भी दिया गया है 3। तो वायरस की हम बात करते हैं। पहला वायरस विषाणु की संरचना को समझाना आपको। इसमें लिखना है, वायरस अति सूक्ष्म अकोशीय जीव है जिनमें एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का कोर होता है जो एक प्रोटीन आवरण कैप्सिड से घिरा होता है। ये केवल जीवित कोशिकाओं के भीतरी प्रजनन कर सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है कि पादप व मानव में पाए जाने वाले वायरस का नाम और संक्रमण की विधि आपको लिखनी है। तो पादप, इसमें लिखना है, वायरस के नाम की बात करें पादप पौधे में तो टोंक बेको मोजेक वायरस। और रोग की बात करें मोजेक रोग। और संक्रमण विधि की बात करें संक्रमित औजारों या कीटों के माध्यम से। मानव की बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस। और फ्लू होता है जुखाम। रोग की बात करें तो फ्लू जुखाम। और वायु छींकने या खांसने के माध्यम से यह रोग होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे का हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो पूछा गया है, वायरस की संरचना का नामक चित्र बनाना है। तो वायरस की आपको संरचना का नामक चित्र बनाना है। इसमें लिख देना है, एक सामान्य वायरस जैसे बैक्टीरिया फेज में एक सिर कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल और एक पूंछ होती है, ये आपको लिख देना है। अथवा वाले क्वेश्चन है उसके भी आंसर देख लीजिएगा। आप कोशिका के सिद्धांत को समझाना है। तो कोशिका के आप सिद्धांत को समझा सकते हैं। इसका उत्तर नीचे की तरफ दिया गया है। ये सभी जीवित एक जीव या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। और नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका में उत्पन्न होती है। इसमें भी दूसरा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो अंतर आप लिख सकते हैं, 3 अंतर दिए गए हैं, 3 अंतर आप लिख सकते हैं। अब 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 कंप्लीट होते हैं, तीनों कंप्लीट होते हैं, अथवा वाले भी कंप्लीट होते हैं। देख लीजिएगा, सब उत्तर दिए गए। 28 नंबर क्वेश्चन में पहला दिया गया, मानव के पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। दूसरा, आमाशय के पाचन में रासायनिक प्रक्रिया को समझाइए। तीसरा, मानव की आहार नाल को नामक की चित्र बनाइए। तो 28 नंबर क्वेश्चन के तीनों के आंसर देखते हैं। पहला दिया गया, मानव के पाचन तंत्र का परिभाषित करना आपको। इसमें लिखना है, मानव पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और घुलनशील पोषक तत्वों में तोड़ने का कार्य करता है ताकि उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। और दूसरा दिया गया आपको, आमाशय में पाचन की रासायनिक प्रक्रिया को समझाना आपको। इसमें लिखना है,
आमाशय में जठर स्रावित होता है, जिसमें HCI पेप्सिन एंजाइम होते हैं। HCI भोजन को अम्लीय बनाता है और पेप्सिन प्रोटीन को सरल पेप्टाइड्स में तोड़ता है। और 3 नंबर दिया गया मानव की आहार नाल का नामक की चित्र बनाना। इसमें लिखा, इसमें मुख्य रूप से मुंह, गुहा, गर्शिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुर्दा को दर्शाया गया है। तो ये तीनों आपको दर्शा देने हैं। तीनों के आंसर कंप्लीट होते हैं। अब जो है 28 नंबर के अथवा में भी आप देख सकते हैं, न्यूरॉन को परिभाषित करना है, प्रतिवर्ती क्रिया विधि को समझाना है, एक सरल प्रतिवर्ती क्रिया को तंत्रिका पथ का निर्माण की चित्र बनाना है। तो न्यूरॉन की बात करें, इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो न्यूरॉन को परिभाषित किस प्रकार से करना है आपको। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है और यह शरीर में सूचनाओं को विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में प्राप्त करने की, संसाधित करने और भेजने का कार्य करती है। दूसरा दिया गया है प्रतिवर्त क्रियाओं की कार्यविधि को समझाना है। तो प्रतिवर्त क्रिया एवं अनैच्छिक तीव्र प्रतिक्रिया है जो उद्दीपन के जवाब में होती है। इसकी क्रिया विधि इस प्रकार है, ग्राही संवेदी तंत्रिका, मेरुरज्जु प्रेरक तंत्रिका, कार्यकार अंक। तो ये आपको उत्तर लिख लेने हैं इसमें। तीसरा इसमें दिया गया प्रतिवर्त चाप का नामक की चित्र। इसमें आपको जो है यहाँ एक सरल और प्रतिवर्त चाप का वर्णन कर देना है और चित्र में आपको ग्राही संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु प्रेरक न्यूरॉन, मांसपेशी को दर्शाया जाता है। तो ये आपको लिख देना है इसमें। अब 29 नंबर क्वेश्चन के उत्तर की बात करें तो पूछा गया है 29 नंबर में जनन को परिभाषित आपको करना है, तिल चट्टे में नर जनन तंत्र का वर्णन करना है और तिल चट्टे के नर जनन अंग के पृष्ठ दृश्य को नामक की चित्र बनाना है। और नीचे की तरफ आपको निषेचन को परिभाषित कर सकते हैं, तिल चट्टे के मादा जनन तंत्र को वर्णन कर सकते हैं और तिल चट्टे के मादा जनन अंग में पृष्ठ दृश्य का नामक की चित्र बना सकते हैं। तो 29 नंबर के 3 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। पहला निषेचन को परिभाषित करने वाला, निषेचन को परिभाषित करने, इसमें उत्तर लिखना है, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु में संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, इसमें तिल चट्टे के मादा जनन तंत्र का वर्णन, इसमें लिखना है, अंडाशय 2 से 6 वे उदर खंडों में स्थित है। एक जोड़ी बड़े अंडाशय, प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय नलिकाएं होती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखना है अंडवाहिनी, इसमें लिखना दोनों तरफ की वाहिका मिलकर एक सामान्य अंडवाहिनी योनि बनाती है। और आगे लिखना आपको शुक्र ग्राहिका, इसमें लिखना है यह छठे खंड में होती है और मैथुन के दौरान शुक्राणु को संचित करती है। और आगे लिखना गोद ग्रंथि, इसमें लिखा यह अंडे चारों और कवच बनाने में मदद करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के तीनों के आंसर लिख लेने। अब 30 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। इस पूछा गया है, हैजा रोग निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाना। आपको रोगजनक कोई 3 लक्षण और संचारण विधि। अथवा में दिया गया है रोगजनक, कुष्ठ रोग के रोगजनक कोई 3 लक्षण और संचारण विधि, दोनों में से एक करना है। तो पहला हैजा की बात करें, रोगजनक की बात करें तो यह विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। लक्षण की बात करें 3 लक्षण, लगातार दस्त होना पानी जैसा, और जो है उल्टी होना, शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और मांसपेशियों में ऐंठन। और जो है 3 नंबर संचारण की विधि या उपचार, इसमें लिखना है यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है। उपचार की बात करें तो शरीर में पानी और नमक की पूर्ति के लिए घोल दिया जाता है। गंभीर मामले में एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये हो जाएगा पहले वाले का। और अब दूसरे इसमें अथवा में दिया गया है, उसका आंसर देख लेते हैं। कुष्ठ रोग, दोनों में से आपको एक करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको कर देना है। कुष्ठ रोग की बात करें तो रोगजनक की बात करें तो यह माइकोबैक्टीरियम लेपिन नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। 3 लक्षण की बात करें तो पहला लक्षण हो जाएगा त्वचा पर रंगहीन धब्बे होना, जिसमें संवेदना सचेतन न होना, हाथ और पैरों में नसों में सूजन या कमजोरी होना, गंभीर मामले में हाथ पैर की उंगलियों में विकृति आना। तो ये हो जाएगा आपके 3 लक्षण। और तीसरा पूछा संचारण विधि और उपचार, इसमें लिखना है
संचारण की बात करें, यह संक्रमित व्यक्ति के लंबे समय तक संपर्क में रहने या हवा सांस को बूंदों के माध्यम से फैलता है। उपचार, इसका मुख्य उपचार MDT मल्टी ड्रग थेरेपी है, जो पूरी तरह जो है प्रभावी है। तो ये पेपर कंप्लीट होता है। आगे एक पेपर और ऐड कर दिया जाएगा, उसको भी आपको अच्छे से जो है देख लेना है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना है। इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है, ये मेरा विश्वास है। आप जो है इस पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैंने जल्दी से ये पेपर उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो बात करें, ए ऑप्शन दिया गया है मलेरिया, बी दिया गया है कुष्ठ रोग और सी दिया गया है रेबीज, डी दिया गया है टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछा गया है एक क्रोमोसोम में दूसरे क्रोमोसोम खंड का जुड़ना क्या कहलाता है। मतलब एक क्रोमोसोम है, वो है दूसरे क्रोमोसोम खंड में जुड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया गया है लोपन, बी ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलोकेशन, सी दिया गया है प्रतिलोपन और डी दिया गया है द्विगुणन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नेत्र दोष है जिसमें लेंस अपारदर्शी हो जाता है, तो कौन सा। तो ये पहला ऑप्शन दिया गया है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दिया गया है दूरदृष्टि दोष और सी दिया गया है आपका मोतियाबिंद और डी दिया गया त्रिनेत्री दृष्टि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा टीका कुकुर खांसी रोग से बचाव करता है। तो कुकुर खांसी होती है, वो रोग होता है एक कुकुर खांसी, ये जो रोग होता है से जो बचाव करता टीका होता है, टीका कौन सा है ये पूछा गया है। तो बात करें, ए ऑप्शन दिया गया है टिपाटाइटिस बी और बी दिया गया है BCG, सी दिया गया MMR, डी दिया गया DPT। तो इसका जो कुकुर खांसी रोग का बचाव जो टीका होता है वो होता है आपका हेपाटाइटिस बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, इसमें हो जाएगा आपका कुकुर खांसी के लिए जो पूछा गया है ये DPT, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का जो स्रोत है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति, बी दिया गया है पेनिसिलियम, सी दिया गया है सेफेलोस्पोरियम, डी दिया गया एस ग्रियस। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजाति, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है। पहला वो ए ऑप्शन दिया गया कोयला का प्रयोग करने वाले शक्ति संयंत्र, बी ऑप्शन दिया गया लकड़ी से जलने वाली भट्टियां, सी ऑप्शन दिया गया मलजल व घरेलू नालियों से निकलने वाली दुर्गंध युक्त गैस, डी दिया गया प्रज्वलित ज्वालामुखी की राख। तो वायु प्रदूषण की बात करें तो जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रज्वलित ज्वालामुखी की राख, ये जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि चने के पाइप की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु को हटा दिया जाए तो कौन सा कार्य वो नहीं होगा। तो ए ऑप्शन दिया गया है जल अवशोषण, बी दिया गया प्रकाश संश्लेषण,
सी दिया गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, डी दिया गया कोशिका विभाजन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि अधिपादप की वायवीय जड़ों में स्पंजी उत्तक हटा दिया जाए तो पादप में हो नहीं होगा। तो इसमें वायुमंडलीय नमी का अवशोषण है वो नहीं होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, तो दोनों के आपको मिलान कर लेना है आंसर में। तो बात करिए 9 नंबर को किस तरीके से मिलान करना है। पहला आपका दिया गया है बहुस्तरीय एपिथेलियम, इसको मिला देना है त्वचा से। बी दिया गया आधारी झिल्ली, इसको मिला देना है एपिथेलियम ऊतक से। और सी दिया गया है लार ग्रंथि, इसको मिला देना आपको घनाकार एपिथेलियम से। और डी दिया गया सीलिए मई जो एपिथेलियम है, इसको मिला देना है श्वास नली के स्तर से। तो इसको जो मिलान कर देना है इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि समजात अंग और समवर्ती अंग को शोधान सहित आपको समझाना है। तो बात करिए 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर की कि समजात अंग के बारे में बात करें तो वे अंग जो जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य है वो अलग अलग होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो मनुष्य के हाथ और पक्षी के पंख, यह हो जाएगी समजात अंग में। और अब समवर्ती अंग की बात करें तो वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, समवर्ती अंग कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो तितली के पंख और पक्षी के पंख, ये आपके आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मानव में नर जनन तंत्र के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखते हैं। तो नर जनन तंत्र की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में पहला आपको नर जनन तंत्र का भाग लिखना है वृक्षण, दूसरा आपको लिख लेना है शुक्रवाहिका, तीसरा आपको लिख लेना है प्रोस्टेट ग्रंथि, और चौथा आपको लिख लेना है शीर्ष पेंस इसको बोलते हैं। ये 4 आपके भाग हैं वो लिख लेने हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, रुधिर व लसिका में अंतर स्पष्ट करना है। तो बात करिए 12 नंबर क्वेश्चन की, रुधिर और लसिका की बात करें, अंतर की बात करें तो रुधिर में बात करें तो यह लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और इसमें RBCS पाई जाती है। और लसिका की बात करें तो यह रंगहीन, यह हल्का पीला तरल है और इसमें RBCS नहीं होती है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में फास्फोरस एवं आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप प्रत्येक के लिए कौन से 2 पदार्थ से सेवन की सलाह देंगे, ये पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन का। तो बात करें 13 नंबर क्वेश्चन की, तो फास्फोर आयोडीन के स्रोत पूछा गया है। फास्फोरस के लिए आप स्रोत लिखना आपको दूध और केला, आयोडीन के लिए लिखना आयोडीन युक्त नमक और समुद्री
भोजन मछली। ये आपको दो आप फास्फोरस और आयोडीन के स्रोत देख सकते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी की 4 आवश्यकताएं आपको लिखनी है। तो बात करें 14 नंबर पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की बात करें तो पहली हो जाएगी प्रतिबंधित एंजाइम, दूसरी क्लोनिंग वाहक, तीसरी आपकी सक्षम मेजबान और चौथी डीएनए लाइंगेज एंजाइम। यह हो जाएगी आपकी पुनर्नियोजन डीएनए की प्रौद्योगिकी की आवश्यकताएं। अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की, पूछा गया है कि पर्यावरण के कोई 4 निर्जीव घटक आपको बताने हैं। तो पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में जो अजैविक घटक 4 निर्जीव और अजैविक जो घटक हैं, पहला लिखना है आपको प्रकाश, दूसरा लिखना है जल, तीसरा लिखना है वायु, चौथा आपको लिखना है मृदा। ये 4 जो निर्जीव अजैविक घटक है वो लिख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आनुवंशिक विकार बीमारियों के उपचार हेतु जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग आपको बताना है। तो बात करें 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो जो आनुवंशिक विकार के उपचारों हेतु जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग जीन थेरेपी, ये पॉइंट लगा लेना आपको इस उत्तर में। इसमें लिखना है, इस तकनीक का उपयोग दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदलकर आनुवंशिक रोगों जैसे एडी डेफिशिएंसी के उपचार में किया जाता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, पारजीनी फसलों को बीटी फसलें क्यों कहा जाता है। तो बात करें 17 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, तो पारजीवी फसल और बीटी फसलें हैं वो क्यों कहा जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, इन फसलों में बेसिलस थुर्जिएंसिस नामक जीवाणु का जीन डाला जाता है जो विशिष्ट विष बनाता है। यह विष कीटों को मारने में सक्षम होता है, इसलिए इन्हें बीटी फसलें कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आपको उत्तर लिखना है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी की सांद्रता या मात्रा में होने वाली वृद्धि को हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसान के पास आलू के बीज नहीं है तो वह कौन सी विधि अपनाएगा। तो बात करें इसके उत्तर की, तो ये इसमें आपको लिखना है, वह कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विधि का उपयोग करेगा। इसमें आलू के कद ट्यूबर्स या आंख वाले हिस्सों को बोया जाता है। तो यह हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर का राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाश्म पक्षी जो है आर्कियोप्टेरिक्स के लक्षण आपको बताने हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में पहला लक्षण आपको सरीसृप के लक्षण, इसमें लक्षण की बात करें जबड़े में दांत और पूंछ में कशेरुकाएं। और दूसरा पॉइंट लगना पक्षी लक्षण, इसमें लिखना है शरीर पर पंख और उड़ने के लिए पंखों की उपस्थिति है। यह आपको 20 नंबर में लगा लेना है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह पूछा गया, धमनी और शिरा में आपको अंतर बताना है। तो धमनी शिरा की बात करें तो धमनी में लिखना है यह
हृदय से शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त शरीर के अंगों तक ले जाती है। इसकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती है। अब शिरा की बात करें तो इसमें लिखना है, यह शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त CO2 युक्त हृदय है वो तक लाती है। इसकी दीवारें हैं वो पतली होती हैं। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण को उदाहरण सहित समझाना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव में लिंग निर्धारण, इसमें लिखना है आपको, मानव में लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। और इसमें लिखना है कि पुरुष में XY गुणसूत्र और महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। यदि शुक्राणु का अक्ष अंडाणु में मिलता है तो लड़की XX, और यदि Y मिलता है तो लड़का XY और पैदा होता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो रेबीज रोग के बारे में पूछा गया है। जो आपको लिखना है, जो मुख्य रूप से रेबडो वायरस के कारण होता है और संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज की रोग की बात करें तो रेबीज कुत्तों को काटने से रेबीज रोग है वो फैल जाता है। तो ये भी आपको 23 नंबर क्वेश्चन में ध्यान में रखना है। अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए मूसला जड़ के कोई 4 रूपांतरण को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो बात करें 24 नंबर क्वेश्चन के आंसर की, जो खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए मूसला जड़ के कोई 4 रूपांतरण आपको बताने हैं। पहला रूपांतरण आपको लिखना है शंकुरूप। इसमें लिखना है आपको, जड़ ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होती है। उदाहरण के तौर पर गाजर। दूसरा लिखना है कुंभी रूप। इसमें लिखना है जड़ का ऊपरी हिस्सा गड्ढे जैसा फुला हुआ है और नीचे का हिस्सा अचानक पतला हो जाता है। उदाहरण के तौर पर शलजम, चुकंदर। तीसरा पॉइंट लगा लेना, इसमें तरक रूप। इसमें लिखना है जड़ बीच में फूली हुई और दोनों सिरों पर पतली होती है। उदाहरण के तौर पर मूली। 4 नंबर पॉइंट लगा लेना आपको, कंदील जड़े। इनमें लिखना है इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये भोजन संचय पर फूल जाती है। उदाहरण के तौर पर गुलबास। आगे पूछा गया है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 24 नंबर कंप्लीट होता है। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वातावरण का तापमान कम हो जाए, वायु में कमी हो जाए, मृदा में पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाए और वायुमंडल में दाब बढ़ जाए। तो वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो इसमें लिखना है तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है। वायु वेग है वो कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर है वो भी कम हो जाती है। और मृदा में पर्याप्त जल आपूर्ति होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर वो बढ़ जाती है, सामान्य रूप में बनी रहती है। और वायुमंडल दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर है वो कम हो जाती है। यह आपको 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 26 नंबर में लिखना है, यदि 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यदि हम अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे की आवश्यकता से अधिक अवधि का प्रकाश देंगे तो इसकी पुष्पन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मक्का के दाने के आंतरिक संरचना की चित्र भी आपको बनाना है मक्के का। तो बात करें इसमें उत्तर की बात करें, अल्प प्रदीप्तिकाल पौधे की बात करें, मक्के के दाने की संरचना की बात करें तो सबसे पहले आपको लिखना है पुष्पन पर प्रभाव। इसमें लिखना है यदि अल्प प्रदीप्तिकाली पौधे को उसकी STB को उसकी आवश्यक अवधि क्रिस्टल फोटोपीरियड से अधिक प्रकाश दिया जाता है तो पुष्पन
नहीं होगा। ये पौधे की अवधि तभी फूलते हैं जब दिन की अवधि कम और रात की अवधि लंबी होती है। इसमें अगला पॉइंट लगाना है, मक्का के दाना का नामांकित चित्र, उसके मुख्य भागों का विवरण। बात करें फल भित्ति, बाहरी परत और एंडोस्पर्म में लिखना है आपको भोजन संचित करने वाला भाग, और एल्यूरोन परत में लिखना है आपको एंडोस्पर्म को घेरने वाली प्रोटीन की परत। और आगे आपको पॉइंट लगाना है स्क्रूटेलम, इसमें लिखना है बीज पत्र। और आगे पॉइंट लगाना है प्राकुर और मूलाकुर, इसमें लिखना है भ्रूण के हिस्से। ये आपको लिख देना है। तो ये 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है पहला कि पल्टी हेल्मिंथेस बनाम जो है एस के लेमिंथेंस, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखना है मुख्य पात्र की बात करें जो प्लेटी हेल्मिथेंस चपटे कर्मी, इसमें लिखना है पृष्ठीय अधरीय रूप से चपटा शरीर, एस्लोमेट, शरीर गुहा नहीं होता है। दूसरा आपको लिख लेना है एस्केल मिन्थेस और गोल कर्मी, इसमें लिखना है अनुप्रस्थ काट में वर्ताकार शरीर, स्यूडोकोलो कोएलोमेंट, छुट्टी साटी गुहा। उदाहरण के तौर पर बात करें तो प्लेटी हेल्मिन्थेंस, इसमें लिखना है टेनिया टेपवर्म या पेसियोला लिवर फ्लूक। और आगे लिखना है एस्केलमिन्थेंस, एस्केरिस राउंड वर्म या उचेरिया फाइलेरिया कीड़ा। ये आपको लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि भाग दूसरे में इसमें मोलस्क का बनाम इकाइनो नोडमेटा, इसमें लिखना है मोलस्क का पॉइंट लगा के लिखना है नरम शरीर वाले जानवर जो अक्सर कैल्शियम युक्त खोल से ढके होते हैं, चलने फिरने में इनमें मांसल पैर होते हैं, उसे मोलस्क का कहते हैं। इक्विनो मार्टा, इसमें लिखना आपको कांटेदार त्वचा वाले जानवर जिसमें जल संवहनी प्रणाली और वैश्विक त्रिस्तरीय समरूपता प्रदर्शित करता। उदाहरण के तौर पर मोलस्का में पीला सेब, घोंगा या ऑक्टोपस। और आगे इचिनोडर्मेटा एस्टोरियस, इसमें लिखना एस्टोरियस या इचिना समुद्री अर्चिन। आगे क्वेश्चन पूछा गया था मानव मस्तिष्क के बारे में लिखा मुख्य बताया 3 भाग होते हैं। पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क की बात है इसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। दूसरा मध्य मस्तिष्क, इसमें लिखना है आपको यह अग्र मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क के बीच में स्थित है। 3 नंबर लिखा है पार्श्व मस्तिष्क, इसमें पोस्ट सेरेबेलम या मेडुला ओब्लोंगाटा शामिल है। किन्हीं 2 भाग और कार्यों की बात करें तो मस्तिष्क समृद्धि संचार और इच्छी गतिविधियां जैसे जटिल कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सेरेबेलम में मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है और शरीर की मृदा के संतुलन बनाए रखता है। और मानव की आंख के बारे में पूछा गया है तो संवेदी रिसेप्टर्स, इसमें लिखना आपको ये विशेष कोशिकाएं या तांत्रिक सिरे होती हैं जो पर्यावरण से विशिष्ट उत्तेजना जैसे प्रकाश, ध्वनि या गर्मी का पता लगाते हैं और उन्हें तंत्रिका तंत्र के विद्युत आयोग में परिवर्तित करते हैं। बात करें आंख के किन्हीं 2 भागों के आपको नाम बताने, कार्य बताने, तो पहला भाग आपको लिख लेना है रेटिना, दूसरा आइरिस। रेटिना में लिखना है यह एक स्क्रीन की तरह होता है, काम करता है और यह छवियां बनती है जैसे वे फोटो रिसेप्टर और रॉड कोन होते हैं। बात के आइरिस, यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित करने के लिए पुतली के आकार का नियंत्रण करता है।
तो अथवा में भी दिया गया, दोनों में से आपको एक करना है, तीनों मैंने बता दिए हैं। अब बात करें 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, परितंत्र और जो है में ऊर्जा प्रवाह क्या है, चित्र सहायता और खाद्य श्रृंखला विचित्र पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह को समझाना आपको। बात करें पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो इसमें लिखना है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य होता है। ऊर्जा उत्पादन पौधों से विभिन्न उपभोक्ताओं तक एक दिशा में प्रवाहित होते हैं। पहला पॉइंट लगा 10% नियम, प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा में ही अगले स्तर तक पहुंचाती है और बाकी ऊष्मा के रूपों को नष्ट हो जाती है। खाद्य श्रृंखला की बात करें, उत्पादकता, प्राथमिकता, उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद, और अथवा में भी दिया गया मृदा प्रदन के बारे में। तो मृदा के बारे में भी आप लिख सकते हैं। मृदा के बारे में, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ जो परत है वो हवा या पानी द्वारा बह जाना मृदा प्रदन कहलाता है। इसमें मानव सहित रोग हो जाएंगे, वनोन्मूलन, जिसमें लिखना है वो पेड़ों के काटने से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। दूसरा अत्यधिक चराई, इसमें लिखना है पशुओं द्वारा वनस्पति कम करने से मिट्टी को असुरक्षित हो जाती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, यह एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के डीएनए में बदलाव कर वांछित लक्षण प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट लगा लेना इसमें उत्तर में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, इन्हें आणविक कैंची कहा जाता है क्योंकि डीएनए को विशेष स्थानों पर काटते हैं। दूसरा पॉइंट लगा प्लास्मिड, ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं जो विदेशी डीएनए मेजबान कोशिका में ले जाते हैं। इसके अलावा में देखो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक करना है। तो ये था क्लास 12 जीव विज्ञान का फुल सॉल्यूशन के साथ में। बहुत 12 मई को आपको पेपर होना है, उसके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। इस पेपर को आप अच्छे देख लेते हो तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। एग्जाम में 100% आपके मार्क्स है वो अच्छे आने वाले हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।